ओके चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज फ्राइडे मॉर्निंग की। और आज शो में बहुत कुछ है, जैसे मैं कह रहा था आज हम एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करेंगे। अर्निंग्स सीज़न कैसा रहा कुछ ही देर में, क्योंकि अर्निंग सीज़न खत्म हो चुका है तो उसका एक ओवरऑल रिव्यू करना, रिपोर्ट कार्ड लेके आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज किन किन चीज़ों पर मार्केट की नज़र रहेगी? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा बहुत लोगों को कि अब इंडियन मार्केट ने एक 1-to-1 कोरिलेशन तोड़ दिया यूएस मार्केट के साथ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर यूएस गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं मतलब यूएस चलेगा तो हम ज़्यादा चलते हैं, लेकिन यूएस गिरे तो हम नहीं गिरें, ये भी कई बार पॉसिबल हो जाता है। और एक चीज़, जब तक अब यूएस मार्केट कोलैप्स नहीं होते ना, मतलब कंप्लीटली कोई कंप्लीट कोलैप्स आ जाए, तब तक अब हमको यूएस मार्केट से तो एटलीस्ट डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का पैसा अच्छे से हमारा हेल्प कर रहा है। वो एसआईपी बढ़ के 19,000-20,000 करोड़ तक पहुंच गई है। इस साल के अंत तक मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ की एसआईपी हो जाएगी महीने की। तो जब इतना पैसा आ रहा है तो फिर वो जब भी डिप आएंगे उसमें डीआईएस खरीद लेंगे। बहुत सिंपल है मार्केट के लिए। और आज एक अच्छी चीज़ है, क्रूड, बॉन्ड यील्ड और डॉलर, जो तीन चीज़ें हमें डरा रहे थे 2 दिन पहले तक, वो स्टेबल है। बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है लेकिन चले भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो स्टेबल है वो मामला। और इंडियन मार्केट को अब यहाँ से गिराने के लिए ना एक डोमेस्टिक ट्रिगर की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो, और ऑब्वियसली वो बता के नहीं आएगी, जैसे कोविड बता के नहीं आया था। मतलब ऐसा कुछ चीज़ चाहिए हमको जो बिना बताए आ जाए और मार्केट को एकदम से बहुत नीचे ले जाए। वो ऑब्वियसली अगेन कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तो डोमेस्टिक क्यूज़ काफ़ी स्ट्रांग है। और ये कई चीज़ें होती हैं, आपको याद होगा हमने जब वो नीतीश कुमार वाली न्यूज़ आई थी उसको एक पॉजिटिव ट्रिगर लिया था, क्या मार्केट भागा था। मेरे ख्याल से अभी ये जो अशोक चौहान की न्यूज़ थी फॉर एग्जांपल, ये आई थिंक लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रही, ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। नांदेड़ की एक ऐसी सीट जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी, इस बार लगता है वो भी जीत जाएगी। मतलब और एक रिस्क फैक्टर निकल के आ रहा था महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में उतनी सीटें आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। अब वो रिस्क फैक्टर भी धीरे धीरे मेरे ख्याल से कम हो रहा है। जिस तरीके से वो अजीत पवार वाला फैक्टर आ गया, फिर ये अशोक चौहान वाला फैक्टर आ गया, तो समीकरण जो है ना वो मोदी 3.0 के लिए बिल्कुल सही बैठते जा रहे हैं। जो भी रिस्क की स्टेट्स थे, बिहार, महाराष्ट्र, वो सब वो हो गया। बंगाल में ममता बनर्जी ने बोल दिया हम अकेले लड़ेंगे, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक पहले जो रिस्क बन रहा था कि उतनी सीटें रिटेन कर पाएंगे या नहीं, वो भी मेरे ख्याल से आउट द वे हो रहा है। तो बार बार जो मार्केट को एक मुहर चाहिए होती थी ना मोदी 3.0 की, वो लगती जा रही है। और एक चीज़ कल बहुत लोगों ने कहा था जब वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, कि मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, मार्केट तो गिरना चाहिए। वहीं क्लियर हो गया था कि मार्केट गिर नहीं रहा तो मार्केट चलेगा। जब भी लोग सोचते ना कि ये तो खराब न्यूज़ आ गई, मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन नहीं, मार्केट ने तो उसको भी पॉजिटिव ले लिया और मार्केट वहाँ से भी चल गया। मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव है। अब एक दो चीज़ें और, पीएसयू रैली, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अब इसमें क्या करना है। मेरे ख्याल से ये रैली वापस शुरू हुई है, लेकिन इस बार ये रैली थोड़ी सेलेक्टिव रहेगी। जैसे पिछली रैली में तो अंधाधुंध पीएसयूज भागे थे, इस बार की रैली थोड़ी सी सेलेक्टिव रहेगी। स्पेशली कंपनियां जहां पर नंबर्स खराब आ रहे हैं, जैसे गुजरात गैस के नंबर्स आज काफ़ी खराब है, तो वहां पर रैली नहीं होगी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रेलवे, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं आशीष जहां पर, हालांकि आज जेफरीज का पॉजिटिव व्यू है, लेकिन मुझे जो सुनने में आ रहा है कि कुछ स्मार्ट फंड मैनेजर्स ने इन दो पॉकेट्स में पैसा बुक करना शुरू किया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में और रेलवे स्टॉक्स में। उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया है, और वो पैसा उन्होंने कहाँ लगाना शुरू किया है? पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स में, मतलब विद इन पीएसयूज थोड़ा पैसा अब शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ऑयल मार्केटिंग और डिफेंस टू पीएसयू बैंक्स, जैसे कि एसबीआई, कैनरा बैंक वगैरह। ये हो सकता है आगे भी कंटिन्यू करें। बहुत बढ़िया, ये हो गई भाई इंटरेस्टिंग सी अप फ्रंट कमेंट्री। इनमें से कई सारी चीजों का आगे और बारीकी से टटोलेंगे। अब फ्राइडे के संकेत के साथ शुरुआत करता हूं। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से दे रहा है 1/3% गैप के साथ खुलने के इंडिकेशन, और इसीलिए प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था हेडलाइन में कि लगातार चौथे दिन तेजी के साथ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बैक टू बैक बढ़िया हरे निशान में कामकाज हो रहा है, और आज चौथा दिन हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। 77-80 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस हैं, और मूड बढ़िया है उस लिहाज से। एशिया में कल वो जापान और सिंगापुर के जीडीपी नंबर्स आए थे, कमजोर थे, एशिया सल्क कर रहा था। एशिया खुद भी आज बहुत बढ़िया रिबाउंड कर रहा है। सारा एशिया 3/4% से ज्यादा या उसके आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लार्जली ज्यादातर मार्केट्स। और हैंडओवर जो यूएस से आया वो भी बुरा नहीं है। वो एक दिन का झटका था जो इन्फ्लेशन ने डिसअपॉइंट करा था, उसके बाद थमे क्या, उसके बाद वापस धीरे धीरे बढ़िया बाउंस बैक बनता चले जा रहा है। इनफैक्ट उसके अगले दिन ही हमने देखा था यूएस के मार्केट में बढ़िया बाउंस बैक था, और तेजी तूल पकड़ रही है।
कल 1/3 से 1% का उछाल था। 1/3 कोई नैस्डैक चला तो 1% के आसपास डाउ में मजबूती थी और क्या बढ़िया ट्रेंडिंग डे था। फ्लैट शुरुआत, उसके बाद दिन भर तेजी तूल पकड़ती रही, दिन के हाइस पे जाके डाउ बंद हुआ। हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट, उसके सामने इस तरह की तेजी बन गई है और वही तेजी एशिया और गिफ्ट निफ्टी में रिफ्लेक्ट हो रही है। पहले समझ लिया जाए चल क्या रहा है, मूड क्या है, ऐसा क्या बाजार रीड कर रहा है कि तो कंफर्ट मिले ही चले जा रहा है। इन्फ्लेशन तो वाकई दिक्कत वाला था, कैसा चल रहा है बाबा? इन्फ्लेशन दिक्कत वाला था, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा आया है कल, उसमें कल की खास तौर पे बात करें तो कल जो रिटेल सेल्स का नंबर है, वीक का नंबर आया है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसमें 0.8% का। उनको लग रहा था कि शायद बढ़ के आएगा, तो आदमी जोड़ लेता है। जब मन आपका जब बहुत बुलिश होता है ना, तो आप छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ते हैं। तो उन्होंने इसको जोड़ा और उनको लगा कि नहीं, आगे ट्रेंड इसमें बनेगा, कि आगे और जो डेटा आने वाले हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे। तो मार्केट उस बुलिशनेस में चल रहा है। लेकिन लार्जली मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यूएस मार्केट रिजल्ट सीजन पर रिएक्ट कर रहा है। ज़्यादातर उसने पूरे रिजल्ट सीजन को वैसे ही किया, जिसके नतीजे अच्छे उसको है। और जैसे एप्पल का है, नतीजे भी ख़राब थे, लगातार पनिशमेंट उसका चल रहा है अलग अलग कारणों से। तो नतीजों पे फोकस और अंदर से होप बिल्ड है कि इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है और नरम भी पड़ेगी, तब भी अर्निंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप S&P कंपनियों की अर्निंग देखिए, 80% कंपनीज ने अपने रिजल्ट को बीट किया एस्टिमेट को। तो उस स्ट्रेंथ की वजह से मार्केट में तेज़ी है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। छोटे मझोले शेयर्स में और ज़्यादा बुलिशनेस है, रसेल में खास तौर पर अगर आप देखिए तो वहाँ बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है। और अगर जून में कट होगा नहीं होगा भी नहीं, लोग बहुत सारा डिपेंडेंट उसमें, अगर वो होता तो और बड़ी पॉजिटिव होगी। तो यूएस मार्केट की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, कंपनीज़ की अर्निंग की स्ट्रेंथ है, उस पर वो चल रहा है। और कहीं कोई साइन नहीं गिरने का। मैं लगातार ही कह रहा हूँ कि वहाँ कोई मुझे साइन दिखता नहीं कभी कि यूएस मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इवन कल आपको बताऊँ, जो रीजनल बैंक की प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी सॉर्ट आउट किया है वहाँ पे। और वहाँ पे भी उसमें जैसे वेल्स फार्गो में बड़ी तेज़ी कल बनी, क्योंकि उनके कई सारे इश्यूज़ को सेटल कर लिया गया। तो मुझे लगता है यूएस मार्केट को उसी लिहाज से देखना चाहिए। जियोपॉलिटिकल ब्रीव कर रहा है, ये बात बिल्कुल सच है कि हमास इजराइल में और तेज हमले हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा मार्केट को, क्योंकि वो एक टेरिटरी में सीमित हो गया है। उससे आगे जब बढ़ेगा तब शायद दिक्कत होगी। तो ऐसा कोई विजिबल संकेत दिख नहीं रहा जो यूएस मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए थोड़ा। बल्कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, चीन का मार्केट बहुत बुरी तरह से पिटा है ना। बहुत सारे टेक्नोलॉजी ETF फंड जो है ना, अब वो चाइना में खरीदारी करने जा रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ से पैसा निकलेगा मुझे नहीं पता हमारे, लेकिन वो उनको लगता है कि वो इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चीन में, और बहुत सारा फंड चाइना की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। वो तो बार्गेन करते हैं ना, जहाँ से सस्ता मिल रहा लेंगे, फंडामेंटल बाद में बनेंगे। यस, बड़ा पैसा उधर शिफ्ट होने की तैयारी है चीन की तरफ। तो देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है। क्या पता अतिरिक्त लिक्विडिटी वो चैनलाइज हो रही है, हमारा पैसा हमारे पास है। जो चिप कंपनीज है ना, बहुत सारी चिप कंपनीज पे यूएस ने बैन लगा दिया था, तो वो चाइना के अंदर ही उन कंपनियों ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, इसलिए वो एकदम पहुंच गए वहां पे पैसे लगाने के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ग्लोब के संकेतों से। बढ़िया इक्विटी सी चाल है और इंटरनल भी बता रहे हैं लार्जली सब बढ़िया है, ठीक ठाक है, सब चंगा सी। ऐसे में आप पहले आज का ट्रेड सेटअप, उसके बाद निफ्टी बैंक का आज का समीकरण और अप्रोच पे उतरेंगे। 3 दिन से मजबूती, और वैसे बीच में एफआई की सेलिंग रुकी थी, पर 2 दिन से तो वापस 3-4 हजार रुपए की बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में दरअसल सेटअप है कैसा, कितना कंफर्ट दे रहा है इस समय का ट्रेड सेटअप? देखिए, सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, सेटअप हमारा थोड़ा सा मिक्स्ड ही है वैसे, ये बात मैं कहूँगा, लेकिन मोर और लेस पॉजिटिव साइड पर है। ओके। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो क्योंकि कल अगर आप देखें DIS की बाइंग है फिर से 2200 करोड़ की, और FIS की सेलिंग है। एक्चुअली अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारी सबसे ज़्यादा रैलीज तब हुई है जब इस तरीके के नंबर्स हैं, जिसमें FIS 3-4 हज़ार करोड़ बेच रहे हैं और सामने DIS उतना ही लेने आ रहे हैं। उसमें हमारी रैली सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल हो रही है। एक्चुअली हमारे जब भी FIS खरीदना शुरू कर देते हैं हमारी रैली पंक्चर हो जाती है। मतलब अब तो मैं ये चाहता हूँ कि FIS ना खरीदें, बल्कि क्योंकि उनके ना खरीदने पर हम चल रहे हैं, उनके खरीदने पर तो हम गिरते हैं। ये देखिए ट्रेंड देखिए आप, वो जो पहले उन्होंने 2-3 दिन बाय किया, वही मार्केट वॉलेटाइल था। लास्ट के 2 दिन में उन्होंने इतना बेच दिया, मार्केट चल गया। और DIS ने खरीद लिया। तो मतलब ये मेरे ख्याल से सेटअप के लिए अच्छा है। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने हल्का सा खरीदा है, करीब 500 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर में 1780 करोड़ बेचा है। तो मुझे लग रहा है आज फिर स्टॉक्स में एक अच्छी रैली रहेगी। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है,
दोनों में बाइंग हुई है कल, निफ्टी फ्यूचर्स में और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। और बैंक निफ्टी में ना अब शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। कल ओपन इंटरेस्ट देखिए, निफ्टी में 3% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बैंक निफ्टी में 10% के करीब ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट 10% गिरना मतलब इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर इंडेक्स लेवल पर हो रही है। और जो आपको स्टैट्स में भी विजिबल है, शॉर्ट्स काफ़ी कटे कल 7,500 के करीब, और अब हम 64% शॉर्ट्स पर आ गए हैं। और वो टेबल आएगी आपके सामने एक कि कैसे नेट शॉर्ट्स थे। नॉर्मली मैं वो वीरू वाला चार्ट लेता हूँ, लेकिन आज मैंने टेबल लिए। आप देखिए 92,000 शॉर्ट से हमने शुरुआत की, फिर 83,000, 82,000, 80,000 और 75,000। और जब तक ये नेट शॉर्ट रहेंगे मार्केट की रैली चलती रहेगी। ये हर बार ऐसे ही होता है कि जब ये शॉर्ट होते हैं मार्केट में नॉर्मली रैली होती है। एक और चीज़ जो मेरे सेटअप में अच्छी लग रही है, वो मैंने कल या परसों भी डिस्कस किया था, इंडिया विक्स वापस थोड़ा कूल ऑफ होने लगा। वो जो थोड़ा सा इंडिया विक्स हमको डरा रहा था, वो 16 के ऊपर पहुंच गया था करीब करीब, अब वो वापस 15.23 पर आ गया। 3-4 दिन से गिर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। 1.36% कल भी गिरा। पुटकॉल रेशो भी कल की रैली के बावजूद बहुत ज़्यादा नहीं चला, 1.23 के सामने 1.19, तो पुटकॉल रेशो भी आपका अच्छा है। और जहाँ तक बैन की बात है, एक ऐड हुआ है कैन बैंक, लेकिन 3 बाहर आ गए, औरो फार्मा, नैल्को और PNB, तो वो बैन वाला मामला भी ठीक है। इसके लिए ठीक है सेटअप, मेरे ख्याल से सेटअप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। सेटअप पॉजिटिव है, कोई खास दिक्कत नहीं, ग्लोब के संकेत बढ़िया है, समीकरण अच्छे दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है कि थोड़े बहुत मजबूती के साथ फिर शुरुआत करते हुए नजर आएंगे हम लोग। पर क्या है, 3 दिन की बढ़िया मूव्स एंजॉय करके आए हुए हैं, और कल क्लोज हुए 21,900 से एक शेड ऊपर जाके बढ़िया घुमा भारतीय बाजार। अब तेजी हमें ले जाएगी वो सप्लाई जोन जो होती थी 22,000 के आसपास की, जहां से पहले ठंडे पड़े 2-1-3 बार जाके। फिर अब अप्रोच आप कह रहे हो सकता है ये सरप्राइज करें अभी, और हो सकता है कि हम ऑल टाइम हाइज की तरफ जल्दी बढ़ते हुए नजर आए। मूड माहौल बढ़िया होता चले जा रहा है। ऐसे में मेरा अप्रोच क्या वॉच आउट करूं, रणनीति क्या बनाऊं? देखिए निफ्टी पर रणनीति बहुत सिंपल है। आज हम खुलेंगे 21,953 से 21,964 के फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, कल ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, यहीं से कल हम स्लिप किए थे एक बार के लिए। जब भी आप किसी रेजिस्टेंस के ऊपर खोलें, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। देखिए अगर आप बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर है ना, तो आप खुलते ही खरीद सकते हैं और 21,953 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन वो बहुत अग्रेसिव ट्रेडर के लिए उसमें ये कंप्लेन आ सकती है कि नहीं मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया, इसके लिए मैं उसको ऑफिशियली नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 22,053 से लेके 22,126 पर। तो पहले तो पोजिशनल लॉन्ग की बात कर लेते हैं हम। पोजिशनली लॉन्ग है 2 दिन से, कल भी हमने क्लोजिंग में कैरी कराया लॉन्ग। कल एक सिंपल व्यू था, निफ्टी में कैरी करिए, डरिए मत, और गैप अप मिले गैप डाउन मिले कोई दिक्कत नहीं है, आप कैरी करिए। अगर आपने वो कैरी किया है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर ले आए अब 21,780 पर। 21,780 कल के लो से जस्ट हल्का सा नीचे, वो एक स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आप खुलते ही खरीदें और एक एड जोन कर दें 21,850 टू 21,900 सिस्टम में डाल देंगे कि यहाँ अगर मिल जाए आपको तो वो ऐड हो जाए अपने आप सिस्टम में, अपने आप सिस्टम ड्रिवन डाल दें और सिस्टम में एक स्टॉप लॉस डाल दें 21,780 का। मेरे ख्याल से ये ट्रेड आज आपको अच्छा कमा के देगी। नहीं कमा के देगी तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 21,850 से 900 के बीच में अगर आप खरीदेंगे 100 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आज एक सिस्टम ड्रिवन ट्रेड होगी, लीप ऑफ फेथ ट्रेड होगी आज ये आपको मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। अगर नहीं चली ये ट्रेड तो बैड लक, लॉजिक सही है इस ट्रेड का, नहीं चली तो बैड लक। और एक चीज़, कल वाले लॉन्ग्स और डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करें एक बार के लिए 22,050 से 22,100 के बीच में, क्योंकि वो 22,126 का जो ऑल टाइम हाई है, इंट्राडे में उसको निकालना थोड़ा कई बार मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसको निकाल दिया और उसके ऊपर टिक गए 22,126 के ऊपर, तो दोबारा लॉन्ग हो जाएं और ऐड भी कर दें फिर अपने पोजिशनल लॉन्ग्स को, ठीक है ना। ये होता है जब आप एक मार्केट वर्डिक्ट दे दे कि नहीं तैयार है मार्केट नए हाई पर चलने के लिए। शॉर्ट बिल्कुल ना करें, शॉर्ट करने का दिमाग में ख्याल आए भी तो सिस्टम बंद। मतलब इंट्राडे में कभी 40-50 पॉइंट आपको कमाने हैं वो अलग बात है, लेकिन वैसे शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में, क्योंकि जब बुरी खबर पर मार्केट चलता है ना, तो मार्केट फिर चलने को तैयार है। ये बहुत सिंपल लॉजिक है एक, कि अगर खराब खबर पर मार्केट चला तो, और 2 दिन पहले इतनी खराब खबर आई उसमें मार्केट चल गया, बस अब और वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है हमको। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी का आज का फ्राइडे का अप्रोच। अब लाइए निफ्टी बैंक। हालांकि सारा दारोमदार है एचडीएफसी बैंक पे, बड़ा क्वेश्चन मार्क, एचडीएफसी बैंक अपने रिबाउंड को सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन 2-3 दिन की चाल अब धीरे धीरे, एक शुरुआत में आपने वर्ड भी इस्तेमाल करा था कि एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने की फॉर्मेशन के संकेत दे रहा है। क्या अब कंफर्ट बढ़ना शुरू है इस पॉकेट से? नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ में। बैंक निफ्टी में
एक दिन नहीं लगता मामला चेंज होने में। वो HDFC बैंक कल डे हाई पर बंद हो गया तो वो रैली आ गई। आज बाई चांस अगर डे लो पे चला गया तो क्योंकि यहाँ पर सेलिंग अभी भी है। हाँ, बस ये है कि कल का क्लोज अच्छा था, कल का बैंक निफ्टी क्लोज बहुत अच्छा था, लेकिन एक वर्डिक्ट बैंक निफ्टी का आ गया, 200 डे मूविंग एवरेज इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। 200 डे मूविंग एवरेज अभी भी टिक रहा है, लेकिन मेरा भरोसा अभी भी निफ्टी बैंक को लेकर उतना नहीं है, और वो भरोसा लौटेगा 46,800 के ऊपर आप क्लोज हो गए तब। 46,800 के ऊपर क्लोज होगा तभी कॉन्फिडेंस लौटेगा। और जब तक बड़ी रेंज है तब तक आपको इस बड़ी रेंज में ही बैंक निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड करना है। वो बड़ी रेंज क्या है? 44,800 टू 46,800। ये लेवल्स क्या हैं? सीरीज का हाई, सीरीज का लो, मोटा मोटी इस जोन में ही है बैंक निफ्टी, और मोर और लेस उसके मिडिल में है इस समय। जिस तरफ भी निकले, 46,800 के ऊपर निकल जाए या 44,800 के नीचे निकल जाए, तब एक बड़ी पोजिशनल ट्रेड मिलेगी। तब तक बैंक निफ्टी पोजिशनल ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी में ट्रेड्स जो भी हैं वो इंट्राडे ही हैं। और आज मैं वॉच आउट करूंगा HDFC बैंक की चाल को, वो देखते हैं कि किस तरीके से रहने वाली है HDFC बैंक। नजर रखेंगे HDFC बैंक पे। अभी भी उस पॉकेट को लेकर बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं, शायद गो टू पॉकेट अभी भी निफ्टी 50 ही बना हुआ है। CNBC सिवास का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है। कुछ ही देर बाद आज फ्राइडे के कुछ बढ़िया से पिक्स का तड़का ऐड कर दूंगा, लेकिन आज बिग स्टॉक्स में जाऊं उससे पहले नीरज वाजपेयी मेंशन कर रहे थे यूएस में S&P के नंबर्स 80% कंपनीज एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर कर गई, और आपने भी एक बात छेड़ दी थी कि कुछ देर बाद हमारे रिजल्ट सीजन का भी एनालिसिस हो जाए। बिल्कुल, अभी पहले वो हो जाए फिर बिग स्टॉक पे जाने। बिल्कुल, अर्निंग सीजन का एनालिसिस हो जाए। और देखिए, अर्निंग सीजन आपको बता रहा है कि क्यों हमारी मार्केट चल रही है। एक होता है पैसा, पैसे के दम पे स्टॉक्स चलते हैं। एक होता है अर्निंग्स। जब पैसे के दम पे स्टॉक्स चलते हैं ना, वो रैली थोड़ी सस्पेक्ट होती है। जब अर्निंग्स के दम पे मार्केट चलती है ना, वो रैली सस्टेनेबल होती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं और एस्टिमेट से काफ़ी बेटर रहे हैं। और एक मोतीलाल ओसवाल का एक व्यू है, रामदेव सर भी जब चैनल पर आए 2-3 बार उन्होंने बात बोली है कि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अभी तो मार्जिन एक्सपेंशन से अर्निंग्स आ रही हैं। अगर इसमें बाई चांस अगले क्वार्टर में या अगले साल में टॉप लाइन और जुड़ गई, तो सोचिए अगर हल्की सी टॉप लाइन और ग्रो हो जाए और मार्जिन स्ट्रांग रहे तो नंबर्स किस तरीके के आ सकते हैं। डोमेस्टिक ऑटोज और फाइनेंशियल कंपनीज, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, इन्होंने लीड किया है अर्निंग्स अपग्रेड्स को। और उसमें आप जोड़ दीजिए ग्लोबल सिक्लिकल्स, मेटल्स और ऑयल एंड गैस। तो बेसिकली डोमेस्टिक सिक्लिकल्स और ग्लोबल सिक्लिकल्स, इन सब ने बहुत अच्छा किया है और इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। आईटी भले ही चलाओ, लेकिन ईयर ऑन ईयर पहली बार 26 क्वार्टर में आईटी ने नंबर्स खराब दिए। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन वो भी मार्केट को पता था कि ये क्वार्टर खराब रहने वाला आईटी का, इसके लिए आईटी स्टॉक्स गिरे नहीं। अब आपके सामने एक टेबल आएगी, अब वो टेबल देखिए आप। ये हमारे कुछ बड़े सेक्टर्स हैं। कहने को बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, लेकिन अर्निंग्स, इवन HDFC बैंक की भी अर्निंग्स खराब नहीं है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले सेक्टर की बात करते हैं। BFSI यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, 22% की YOY ग्रोथ है अर्निंग्स में, एक्सपेक्टेशन थी 17% की। ऑटो देखिए आशीष, 60% की YOY ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन थी 34% की। अब ये लोग सोचते हैं ना कि मारुति इतना चल गया, टाटा मोटर्स इतना चल गया, बजाज ऑटो ऐसे भाग गया, हीरो मोटो ऐसे भाग गया। भाई ये ऐसे नहीं भागे हैं। अगर 30% की आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं और 60% अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, तो सोचिए स्टॉक्स भागने के बाद भी सस्ते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ कि जब भी स्टॉक्स भागें उसमें आप अर्निंग्स जोड़ लीजिए। सिर्फ स्टॉक कितना भागा ये नहीं, स्टॉक का PE कितना हो गया है भागने से पहले और भागने के बाद। क्यों? क्योंकि आपका PE नंबर चेंज हुआ है ना। अगर वो 30% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलेगा और 60% अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ गई तो आपका EPS बढ़ गया, तो अपने आप वो PE कम हो गया ना। तो इसके लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और मेटल्स देखिए, 74% की YOY ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन थी 25% की। तो ये इस तरीके के नंबर्स हैं। अगली प्लेट देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट कितना बढ़ा है पता है? 4.6 टाइम्स। परसेंटेज छोड़ दीजिए आप, 4.6 टाइम्स बढ़ा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट। यही और अगेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स आज सस्ते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। 150-200% चलने के बावजूद ये स्टॉक सस्ते हैं आज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगेन क्योंकि अर्निंग्स 4.6 टाइम्स भागी। क्या स्टॉक्स 4.6 टाइम्स भागे? नहीं, अर्निंग्स 4.6 टाइम्स भागी हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। निफ्टी कंपनियों का मुकाबला का जो अर्निंग्स है, मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहा था कि 11% निफ्टी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना बढ़ा निफ्टी कंपनियों का प्रॉफिट आपको पता है? 17%। ये देखिए, ये 5-6% जो होता है ना, ये कहने को 5-6% होता है। अगर आप 11% की एक्सपेक्टेशन पे 17% दे रहे हैं, मतलब टेक्निकली ऑलमोस्ट 40 to 50% का बीट है।
मतलब एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, क्योंकि अगर आप 4 रुपये की अर्निंग्स का बीट एक्सपेक्ट कर रहे हो, 6 रुपये आ जाए, तो वो 2 रुपये जो है वो 2 रुपये आपको 4 रुपये के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो 17% को 11% के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। 11% के कॉन्टेक्स्ट में 17% मतलब करीब करीब 50% की ग्रोथ हो गई सीधा सीधा, सिंपल कंपेयर टू एस्टिमेट। और उसमें से 56% सिर्फ 4 स्टॉक्स की वजह से आया है। HDFC बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा धुलाई हुई है, क्यों धुलाई हुई है? क्योंकि मार्जिन को लेकर। लेकिन EPS में प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू और मार्जिन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है ना HDFC बैंक में। लेकिन अदर अर्निंग्स है जैसे भी करके EPS तो अच्छा लेके आ ही रहे हैं। टाटा स्टील का EPS बहुत शानदार रहा, ICICI बैंक का शानदार रहा, और JSW स्टील का अर्निंग्स बहुत शानदार रहा। तो ये कुल मिला के अर्निंग्स का लेखा जोखा है जो मोतीलाल ओसवाल और बहुत शानदार उनका एनालिसिस होता है, वो गौतम दुग्गड़ जी करते हैं ये, और मुझे बहुत मज़ा भी आता है उनसे बातचीत करने में। अगले हफ्ते उनसे बात भी करेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन वो सुबह सुबह उन्होंने ये एनालिसिस मुझे भेजा और मैंने सोचा कि इसको पेश किया जाए, क्योंकि वाकई में बहुत शानदार, मेरे ख्याल से Q3 अर्निंग सीजन, ये हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा कि आई थिंक 1-1.5 महीने पहले कि ये वाला जो क्वार्टर होगा ये इंडिया इंक की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे शानदार क्वार्टर रहने वाला है, और वो एग्जैक्टली आ भी गया है। मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जो चीज़ें बोलते हैं उनको रिविजिट करना ज़रूरी होता है, चाहे हम गलत हों चाहे हम सही हों। अगर हम गलत हों तो हमको ओनरशिप भी लेनी चाहिए, और अगर हम सही हैं तो उसके बाद हमको उसको वो क्रेडिट भी लेना चाहिए। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल कर आई थी। ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये वाला अर्निंग सीजन इस तरीके से होगा, और वो अर्निंग सीजन उसी तरीके से आया है। और ये देखिए कि 17% अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनी, मतलब निफ्टी में एग्रीगेट लेवल पे, और क्या चाहिए आपको? ये डेटा अब ऐसा कंफर्ट दे रहा है, ऐसा लग रहा है निफ्टी तो चला ही नहीं है, एग्जैक्टली है ना? वो सब उल्टा हो गया समीकरण। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, आपको ये सब ब्यूटीफुली एनालाइज करके रख दिया है, क्यों पॉकेट्स चल रही हैं, क्यों पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही है, और हो सकता है चलने के बावजूद कुछ पॉकेट्स चलने से पहले जितनी महंगी थी उससे अब शायद सस्ती ही ट्रेड कर रही हूँ। ये हाल है बाजार का। ये रीजन है कि धीरे धीरे रह रहे कि बाजार लो लेवल सपोर्ट लेता है, तेजी का दमखम दिखाता है, क्योंकि इंडिया इंक डिलीवर कर रहा है, और अभी तो मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं। टॉप लाइन अगर चलना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो समीकरण और भी स्वीटन होते चले जाएंगे। अब आते हैं आज के बिग